हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, जब आपकी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आंसर की आई थी तो उसके बाद से ही यहाँ पर सभी ने अपने मार्क्स वगैरह शेयर किए थे और पूरी तरह से एनालिसिस यहाँ पर हुआ था अलग अलग यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर कोई यूट्यूब चैनल था जो स्टूडेंट के मार्क्स को लेकर जो है और उसको नॉर्मलाइज करके उन्हें एक फाइनल स्कोर प्रोवाइड करा रहा था। मेरे पास भी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने जो है अपने मार्क्स भेजे थे कि सर जो मेरे मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज होकर वो 104 बन रहे हैं, 103 बन रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको कैसे पता लगा कि आपके नॉर्मलाइज मार्क्स इतने बन रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो यहाँ पर एनालिसिस करके दे रहे थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, कोई भी यूट्यूब चैनल पर और कोई भी यूट्यूबर जो है ये एनालिसिस नहीं दे सकता है कि आपको नॉर्मलाइज होकर कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हम आप एक कैलकुलेशन कर भी रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा कितनी होगी, 5 लाख 7 लाख बच्चों पर मैक्सिमम आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए, यहाँ पर जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो तो कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि एनटीपीसी में जो सीबीटी 1 में सिलेक्शन के लिए एक मेन फैक्टर बनेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन ही बनने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फिलहाल ये समझ कर बैठे हुए हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर ऑफिशियल वेबसाइट पर रेलवे की तरफ से एक यहाँ पर कह सकते हैं आप डॉक्यूमेंट इन्होंने शेयर किया है, एफएक्यू है ये पूरा, और इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जितने भी डाउट आपके होते हैं नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए, वैसे तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है कि किस तरह से मार्क्स बढ़ते हैं, किस तरह से घटते हैं। लेकिन उस वीडियो में क्या हुआ था, देखिए, मैंने आपको बताया था, एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर अगर एक ही शिफ्ट में 2 बंदे बैठते हैं, दोनों का लेवल शिफ्ट का सेम रहता है, लेकिन एक के मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक के मार्क्स कम बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रो मार्क्स पर। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे कमेंट फिर भी आए थे कि सर रो मार्क्स मैटर नहीं करता है, नेगेटिव मार्किंग मैटर नहीं करती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आप नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूले में कोई रोल नहीं होता है। मान लीजिए आप जो है 10 नेगेटिव कर रहे हैं, दूसरा बंदा 12 नेगेटिव कर रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में कोई रोल नहीं है। उसके 12 नेगेटिव है, आपके 10 नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, आपके रो मार्क्स पर फर्क पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो 12 नेगेटिव करता है तो उसके रो मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और आपके अगर 10 गलत हैं तो आपके रो मार्क्स थोड़े बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली एक्यूरेसी का रोल नहीं रहता है, रो मार्क्स का रोल रहता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। पहला क्वेश्चन ये है इसमें, वाई एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन। तो ये आपको पता ही है कि जब लॉन्ग टाइम तक एग्जाम चलता है तो मल्टीपल सेशंस में लेना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी, क्यों जरूरी होता है, ये भी आपको पता है। जो क्वेश्चन का लेवल्स होता है उसको सेम करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आरआरबी हैड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन मल्टीपल सेशन इन द पास्ट ऑल्सो अडॉप्टिंग नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए, साल 2000 के बाद आपके जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इज नॉर्मलाइजेशन सम सॉर्ट ऑफ ग्रेस। तो इन्होंने पूछा है कि क्या नॉर्मलाइजेशन कोई ग्रेस टाइप होता है। तो इन्होंने कहा है कि ये कोई ग्रेस नहीं होता है, बेसिकली इसमें एक टेक्निकल फॉर्मूला यूज़ होता है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स बढ़ते या घटते हैं। आगे पूछा गया था, सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इन रिडक्शन एज वेल एज इंक्रीज इन द मार्क्स एज कंपेयर टू द रो मार्क्स, यानी कि क्या आपके मार्क्स बढ़ने के साथ साथ घट भी सकते हैं। तो इन्होंने कहा यस, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, आपके नंबर घट भी सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूँ, देखिए, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जैसे 30 नंबर 40 नंबर तक बढ़े थे ऐसे ही नंबर घटते भी हैं। मैं आपको बता दूँ, जो घटने का रेशो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपके 3 से 4 नंबर घट सकते हैं, मैक्सिमम अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए तो 5 नंबर तक घट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ते ही हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। अगला क्वेश्चन है, दिस मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इज स्टैटिकली जज बेस्ड ऑन ऑल द कैंडिडेट ही शी इज कंपीटिंग विद। यस, द प्रोसेस इन्वॉल्व रॉ स्कोर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जितने स्टूडेंट आपके एग्जाम देते हैं उनके डाटा के साथ यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म यानी कि टेक्निकल फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, और उसका जो है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकाल के ये लोग फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। आगे इन्होंने बताया कि रो मार्क्स क्या होते हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि रो मार्क्स क्या होता है। जितने क्वेश्चन आप सही करते हैं, जितने गलत करते हैं, उसमें से वो निकाल कर जो आपके बचते हैं वो सारे आपके रो मार्क्स होते हैं। ठीक है, आगे पूछा गया था, दिस मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि इसमें ह्यूमन माइंड का कोई काम होता है क्या। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरी तरह से ये फॉर्मूले पर आधारित होता है। फॉर्मूले में हम जो डाटा फीड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आउटकम निकल के आता है और उसी तरह से आपके मार्क्स बढ़ते या घटते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया था, कैन कैंडिडेट ऑन सेम सेशन हैव वेरिएशन इन द इंक्रीज डिक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि एक ही शिफ्ट में स्टूडेंट के मार्क्स क्या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक स्टूडेंट का एक डाउट था, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें यही पूछा था स्टूडेंट ने कि एक ही शिफ्ट में क्या अलग अलग मार्क्स का इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी है और आपको पता है कि पूरी तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, द नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ एनी कॉम्पिटिटर हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू हिज रो मार्क्स बट माई रो मार्क्स एंड नॉर्मलाइज मार्क्स आर सेम।
तो देखिए होगा क्या, आपका अगर एक शिफ्ट में 2 स्टूडेंट बैठते हैं तो हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, घट जाएं, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो है सेम रह जाएं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, जो डाटा आप फॉर्मूले में प्रोवाइड करते हैं, जो डाटा वहाँ पर फीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आता है वही फाइनल होता है। आगे बोला गया बट सो मैनी कैंडिडेट हैव स्कोर्ड मार्क्स हायर देन 100। अब ये वाला क्वेश्चन आपको परेशान थोड़ा सा कर देगा। देखिए इन्होंने कहा यस इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ वेरी गुड परफॉर्मर इन द डिफिकल्ट सेशन। यानी कि देखिए अगर डिफिकल्ट सेशन में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बैठ जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 केस होंगे। पहला क्या होगा, मान लीजिए आपकी शिफ्ट इजी है, अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो डेफिनेटली आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट वालों के मार्क्स बढ़ते हैं। अब अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, ऊपर से आप पढ़ने में होशियार हैं, आप अच्छा अटैम्प्ट वहाँ पर करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो डबल फायदा आपको मिलता है। ठीक है, एक तो ये होगा कि आप लोग पढ़ने में होशियार हैं, ऊपर से आपको टफ शिफ्ट मिल गई तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और पहले से आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में इन्होंने कहा है कि 100 से ऊपर भी आपके नंबर हो सकते हैं, और ऐसा पीछे देखा भी गया है। अब देखिए एनटीपीसी का जो CBT 1 का एग्जाम है, यहाँ पर भी आपके मार्क्स में वेरिएशन आएगा, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 100 को क्रॉस भी कर जाएं। हालांकि पीछे ये बताया जा रहा था, कुछ दिन पहले मैंने भी वीडियो बनाया था कि जो न्यू फार्मूला अडॉप्ट किया गया है, हालांकि वो जो न्यू फार्मूला अडॉप्ट किया गया था वो इसी को लेकर अडॉप्ट किया था कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो इस बार वेरिएशन ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से पहले ही सुनिश्चित कर दिया ये बात कि 100 से ज़्यादा मार्क्स भी हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, इज दिस द फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैव गॉट नॉर्मलाइज स्कोर मोर देन 100। तो इन्होंने पूछा था कि आप पहली बार 100 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो आपको पता है कि पहले ग्रुप डी वगैरह में भी 100 से मार्क्स ज़्यादा पहले भी स्टूडेंट के आए हैं। अब उसके बाद आगे इन्होंने यहाँ पर बताया है कि फॉर्मूला क्या है, किस तरह से काम करता है। देखिए अगर आप फॉर्मूले को समझना चाहते हैं ईजी लैंग्वेज में तो मेरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। बाकी यहाँ पर भी इन्होंने एग्जांपल देकर समझाया है। इन्होंने यहाँ पर 9 सेशन लिए हैं, उनके रॉ मार्क्स लिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स लिए हैं, और वो लेकर यहाँ पर इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में यहाँ पर रॉ मार्क्स 75 थे और डायरेक्ट 115 हो गए, तो मार्क्स यहाँ पर 100 को क्रॉस कर गए। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 35 रॉ मार्क्स थे, 58 हो गए। तीसरे एग्जाम्पल में भी 35 थे और यहाँ पर इसके मार्क्स कितने हो गए, 40 हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने समझाई है। फोर्थ एग्जाम्पल में 40 थे, यहाँ 40 के 40 ही रहे हैं। तो इन्होंने सारी बातें पहले ही क्लियर कर दी हैं कि मार्क्स आपके सेम भी रह सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और पूरी तरह से यहाँ पर ह्यूमन का कोई इंटरफेयर इसमें नहीं है, पूरी तरह से ये फॉर्मूले पर आधारित है। ये देखिए 23 नंबर से 27 नंबर हो गए, 23 से 27 यहाँ पर भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं। बाकी ईजी लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एनटीपीसी में भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा स्टूडेंट के सिलेक्शन में। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी होप बना के रखनी है। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो हो सकता है कि आपकी शिफ्ट यहाँ पर जो है हार्ड शिफ्ट में काउंट हो जाएगी और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है।